हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला कोचिंग क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम सभी यूपी बोर्ड में आने वाले उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। यहाँ पर इस सीरीज़ को जो मैं शुरू कर रहा हूँ, अगर आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहते हैं तो आपके जो मैथ में आने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, उन्हीं प्रकार के प्रश्नों को मैं इस श्रृंखला में शामिल कर रहा हूं। पूरे धैर्य के साथ वीडियो को देखिएगा। अगर पसंद आए तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिन्हें इसकी ज़रूरत होगी। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है कि यदि 1, 4, यक्स 5 तथा 12 का माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात करिए। तो इसके लिए आप जानते हैं एक फार्मूला होता है माध्य निकालने का, ठीक है। तो माध्य का जो फार्मूला होता है दोस्तों, वो होता है सभी आंकड़ों को योग कर लिया जाए। अगर जितने आंकड़े दिए गए हैं उनका सबका योग कर लिया जाए और टोटल जितने आंकड़े हैं उनकी संख्या नीचे लिख दी जाए। तो ध्यान दीजिएगा, इन सब का योग ज्ञात कर लीजिए। 1 + 4 + x + 5 और +12, ठीक है। और टोटल इनकी संख्या कितनी है? तो टोटल संख्या इनकी कितनी दी गई है? 1, 2, 3, 4 और 1 ये 5। माध्य 7 ऑलरेडी दिया गया है तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए, ठीक है। तो जहाँ पर माध्य है, माध्य कितना दिया था? 7 यहाँ पर लिख दीजिए, बराबर इनको जोड़ लीजिए। तो 12, 5, 17, 17 और 4 21, 21 और 1 22। तो ऊपर हो जाएगा 22 + x और बटे में कितना? 5। अब आप क्या करिए, बटे में यहाँ 1 कर लीजिए अपने मन से, इससे आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो ये 7 × 5 = 35 हो जाएगा और इनका इससे गुणा करिए तो 1 का 22 से गुणा होगा, ये 22 ही रहेगा, प्लस x एकम x। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 35 ऐसे रहने दीजिए, जो 22 इधर कहाँ है? प्लस में है। अगर इधर पक्षांतर कर दें तो ये किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। x को इधर ऐसे रहने दीजिए। अब 35 में से आप 22 घटा दीजिए तो 5 में 2 जाएगा, कितना बचेगा? 3 और 3 में 2 गया 1 बचेगा। तो आपका जो यक्स की वैल्यू जो प्राप्त हुई है वो कितनी है? 13 है दोस्तों। तो इस तरह का एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप में ज़रूर आपसे पूछा जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन जो हमको दिया गया है, ये दिया गया है कि यदि a और b दो ऐसे न्यून कोण हो कि sin a = cos b, तब a + b का आपको मान बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, न्यून कोण क्या होता है? जो 0 अंश से बड़ा हो, ठीक है, और 90 से छोटा हो। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या करेंगे, ये sin a = cos b, इसे ही सॉल्व करेंगे। तो sin a = cos b को लिख दीजिए sin 90 - b। क्या लिख दें? sin 90 - थीटा होता है ना, तो sin 90 - b लिख दीजिए। अब साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा तो a = 90 - b बचेगा, ठीक है। अब a को ऐसे रहने दीजिए, माइनस में b है, ये इधर आ जाएगा। तो जब इधर आएगा तो ये +b बन जाएगा। इस तरह से ये कितना हो जाएगा? 90 अंश आ जाएगा, ठीक। यही हमें प्राप्त करना था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अपना अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। दिया गया है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या पे यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। आपको सबसे पहले एक वृत्त बनाना है जिसकी त्रिज्या कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। तो बना लेते हैं। 8 सेंटीमीटर जिसकी त्रिज्या हो, ऐसा एक वृत्त बनाना था, बना लिए। इसके अंतःवर्ग का मतलब इसके अंदर एक वर्ग बनेगा, तो वर्ग यहाँ बनाते हैं। ये मेरा आयत बन गया है, लेकिन आप इसे वर्ग ही समझेंगे, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर यहाँ पे त्रिज्या है इसकी, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या यहाँ तक बना दीजिए, ठीक। तो 8 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई। अब हम क्या करेंगे, जो वर्ग अपना बनाए इस पर एक विकर्ण डाल देते हैं। क्या डाल देंगे? विकर्ण। तो विकर्ण जो है, अगर यह हमारी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो गई
तो विकर्ण इसका 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16। कैसे होगा? 8 ये है और 8 ये, ठीक, ये भी तो त्रिज्या ही है। तो आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ कि जो हमारा वर्ग है उसका विकर्ण, कौन? वर्ग का विकर्ण बराबर किसके होगा? वृत्त की त्रिज्या के। वर्ग का विकर्ण बराबर होगा वृत्त की त्रिज्या के। तो वर्ग का विकर्ण हमको दिया कितना गया था? वर्ग का विकर्ण जो प्राप्त हुआ है ये मिला है 16 सेंटीमीटर। कितना मिला है? 16 सेंटीमीटर। ये देखिए ध्यान से, 8 और 8 16, ठीक। तो अब वर्ग के विकर्ण का जो सूत्र होता है वो दोस्तों होता है √2 गुणे भुजा बराबर 16 कर दीजिए। फिर भुजा को आप ऐसे रहने दीजिए, जो √2 है यहाँ गुणे में है तो भाग में आ जाएगा √2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको भुजा मिल गई है। अब भुजा प्राप्त करने के लिए बाद हमें क्या करना है? जो वर्ग है, वर्ग का हमको क्षेत्रफल बताना है। तो वर्ग के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर होगा, क्या होगा? भुजा स्क्वायर। तो भुजा हमको कितनी मिली थी? 16/√2। इसका स्क्वायर करेंगे 16 16 256 हो जाएगा, बटे में 2 आएगा क्योंकि अंडर रूट हट जाएगा। और अगर इसको कैलकुलेट कर दें तो यहाँ से आपको 128 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। क्या? क्षेत्रफल जो हमको निकालना था। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमको 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या बनानी थी। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला हमने एक वृत्त बना दिया। उसके बाद एक उसी के अंतःवर्ग बनाना था, तो अंतःवर्ग मतलब उसके अंदर वर्ग बना दिया गया, ठीक। यहाँ पे मेरा आयत जैसा दिख रहा है तो आप इसे वर्ग समझिएगा। 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, चूँकि यहाँ से ही इसकी भी त्रिज्या है, चाहे त्रिज्या यहाँ खींचें चाहे इधर खींच दें। तो ये 8 ये और 8 ये इधर मिल करके क्या विकर्ण जो प्राप्त हुआ वह भी मिल गया। उसकी लंबाई कितनी थी? 16 सेंटीमीटर। उसके आधार पे हमने फार्मूले रख दी और वैल्यू रख दी, आंसर आ गया आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, जो चौथा नंबर क्वेश्चन अपना, कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मासा जो है 17 है, तो उसका लासा ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, लासा गुणे मासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल, इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे क्या यूज करते हैं इसका। तो लासा गुणे मासा, हमको मासा ऑलरेडी पता है, तो आप क्या करिए, लासा लिख दीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल पता है 8670 है। जो मासा की वैल्यू है ये कितनी है? 17। तो 17 यहाँ लिखें, या अगर ये गुणे में है तो ये आ जाएगा भाग में, तो हम 17 यहाँ लिख दें। आप क्या करेंगे, लासा हमको यहीं से प्राप्त हो जाएगा। 17 से अगर इसको भाग करें तो देखिएगा 17 पचे 85, 5 हो जाएगा। यहाँ पर 1 आया, 1 और 7 मिलकर 17 हो जाएगा। तो 17 एकम 17 और 0 ऐसे नोट कर दीजिए। तो 510 क्या है, लासा हमको प्राप्त हुआ है। यही आपका आंसर है, ठीक है दोस्तों। जो पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया है कि 3 cos थीटा बराबर 2, तो 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान क्या होगा। अच्छा सवाल है, देखिएगा। तो cos थीटा की वैल्यू आप पहले प्राप्त कर लीजिए। cos थीटा बराबर 2 ऐसे रहने दीजिए, जो ये 3 है गुणे में था इधर आ जाएगा, ठीक है। अब आप जानते हैं एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, लाल बटा कक्का। क्या पढ़ा है? लाल बटा कक्का, बहुत ही फेमस फार्मूला है। तो ये देखिए, आधार बटा कर्ण, मतलब जो आपका ऊपर लिखा है ये आपका आधार है और जो यहाँ पे लिखा है ये आपका कर्ण है। ये बात क्लियर हो गई। अब हमें प्राप्त क्या करना है, तो हमें चाहिए लंब। क्या चाहिए? लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं।
यहीं लगा देते हैं, उसको उधर सॉल्व कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए कर्ण हमके कितना मिला है? कर्ण मिला है 3, 3 का स्क्वायर कर दीजिए। लंब कितना मिला है? यही हमें निकालना है। आधार कितना है? तो आधार हमें 2 मिला है, 2 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, तो ये 3 त्रिक 9 हो जाएगा, माइनस 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, जो कि इधर आ जाएगा, इधर प्लस में है, बराबर लंब का स्क्वायर। अगर 9 में हम 4 घटा दें तो 5 बचेगा, और अगर यहाँ से रूट हटा वो स्क्वायर हटा दें तो इस पर अंडर रूट लग जाएगा। यही हमें लंब मिला है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2 को ऐसे नोट कर लीजिए। तो 2 हमें मिला, सेक स्क्वायर थीटा का मान चाहिए। कॉस का उल्टा होता है, कॉस अगर आधार बटा कर्ण था तो सेक कितना हो जाएगा? ये कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो कर्ण हमको कितना मिला है? 3, और आधार कितना मिला है? 2। इसी को पलट दीजिए, आप लिख दीजिए 3/2 का होल स्क्वायर, प्लस लगाइए, 2 लिख दीजिए। अब tan स्क्वायर थीटा चाहिए, तो tan थीटा का मान क्या होता है? लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब हमको कितना मिला है? तो लंब हमको मिला है √5, और आधार कितना है? 2, तो √5/2 और -7। हाँ, एक बात ध्यान दीजिए, अगर आप लोगों ने त्रिकोणमिति के फार्मूले नहीं देखे हैं, नहीं याद हैं, तो मैंने बहुत छोटी सी एक वीडियो बनाई है, उसमें बहुत ही ट्रिकी तरीके से सारे फार्मूलों को याद करवाया है। आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी, एक बार देख लीजिएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 2 ऐसे ही रहेगा, अगर इसका स्क्वायर कर दें तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा? 9, और बटे में कितना रहेगा? 4। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, 2 को ऐसे रहने दीजिए, ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -7। अब क्या करें? तो 2 से सारी चीज़ें कट जाएंगी। देखिए ध्यान से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, मतलब यहाँ पर बचेगा कितना? 9/2 प्लस 5/2 और -7/1 कर लीजिए अपने मन से आप। यहाँ पे अगर आप इसका लासा ले लें तो आपको मिल जाएगा 2, सभी जगहों पे कितना मिल जाएगा? 9, 2 मिल जाएगा। यहाँ पे 9 ऐसे नोट कर लीजिए, प्लस ये 5 लिख दीजिए, माइनस अगर यहाँ पे 2 लाने के लिए 2 से ऊपर 2 से नीचे गुणा करेंगे आप, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो 9 और 5 14, और 14 में से 14 गया तो 0/2। इसका सीधा सा मतलब कितना होगा कि आपको आंसर मिलेगा 0। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। दिया गया है कि यदि संख्याएं 2x - 1, 3x + 2 तथा 6x - 1 समांतर श्रेणी में हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सभी जानते हैं कि जो समांतर श्रेणी होती है, अगर सर्वांतर बराबर आ जाए, सर्वांतर एक ही कोई अंक प्राप्त हो रहा है, तो वो क्या है? समांतर श्रेणी में है। अगर सर्वांतर एक जैसा नहीं प्राप्त होता है तो जो श्रेणी दी गई है वह समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे सिर्फ सर्वांतर चेक कर लेंगे निकाल करके। ठीक, उसी से हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। सर्वांतर को D से लिखा जाता है, तो सबसे पहले हम D1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? D1। D1 के लिए क्या करेंगे? A2 - A1 किया जाता है, तो दूसरे वाले पद से हम पहला वाला पद घटा लेंगे। तो 3x + 2 में से हम घटाएंगे कौन सा? 2x - 1। अब देखिएगा, तो जो 3x है ऐसे रहेगा, प्लस 2 ऐसे रहेगा, माइनस जब ब्रैकेट हटाते हैं तो अंदर का निशान बदल जाता है, +1 हो जाएगा। अब देखिए, तो 3x में से 2x घटा दीजिए, x बचेगा, 2 में 1 जोड़ दीजिए, +3 बचेगा। ये आपका D1 था, मतलब पहला सर्वांतर था। आइए D2 निकाल लेते हैं। तो D2 निकालेंगे तो A3 - A2 कर देंगे। जो तीसरा पद है उनमें से हम दूसरा वाला पद घटा देंगे, तो 6x - 1 - 3x + 2। अब ध्यान दीजिए कैसे करेंगे? 6x ऐसे रहने दीजिए, -1 रहने दीजिए, ये माइनस ऐसे रहेगा, 3x ऐसे रहेगा, जो ये प्लस में था किस में हो जाएगा? माइनस में, 2 उतर जाएगा। अब देखिए,
ये जो 6x है उनमें से 3x घटा दें तो 3x बचेगा, और 2 में 1 जुड़ जाएगा चूँकि दोनों माइनस में हैं, तो कितना हो जाएगा -3। अब हम क्या करेंगे, d1 बराबर d2 कर देंगे। बस क्या करेंगे, d1 बराबर d2, और इसकी वैल्यू रख देंगे, चेक कर लेंगे, x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। d1 का मान कितना दिए थे, x + 3, ये देखिए, और d2 का मान 3x - 3। अब क्या करिए, जो 3x है इसको इधर ले आइए, तो x - 3x हो जाएगा, और जो ये वाला 3 है माइनस में ऐसे लिखा रहने दीजिए। ये 3 इधर प्लस में था, उधर ले जाएंगे तो ये भी किस में हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अगर 3x में हम x में 3x घटाएं तो कितना बचेगा, -2x मिल जाएगा, और 3 में अगर हम 3 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। x में देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस हट जाएगा। x को ऐसे ही नोट कर लीजिए। 2 से हम अगर इसको काट दें तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6, मतलब हमें वैल्यू कितनी मिल गई x की, 3 मिली। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जल्द ही आपको दूसरी वीडियो भी प्राप्त होगी जिसमें इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊँगा। आप सभी के लिए साइंस के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कुछ मैंने यूट्यूब पे डाले हैं, उन्हें भी आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।